नमस्कार, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं दी ललन टॉक। हमारे लेटेस्ट फाइनेंशियल बुलेटिन में आपका स्वागत है। हमारे साथ है आज के 4 महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर नरेंद्र ठाकुर जी। नमस्कार नरेंद्र सर, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ दर्पण। आप सुनाएं, कैसे हैं आप? मैं भी बहुत अच्छा और शुक्रिया पूछने के लिए। नरेंद्र जी, मैंने 4 मुद्दे कहा, दरअसल हम बेसिकली 3 मुद्दों पे बात करेंगे। पहला जो मुद्दा है वोडाफोन, उसी में 2 मुद्दे शामिल है। क्या है वो पहले बता देते हैं और फिर उसके बारे में आपसे जानेंगे। कल जो मुद्दा था वो था हमारे वोडाफोन पर, हमने वोडाफोन पर कंपनी के रुख की बात की थी कि कंपनी जो है अपने एजीआर ड्यूज इक्विटी सरकार को देकर चुकाएगी। आज उस पर सरकार का टेक आया है, ये इसका दूसरा पॉइंट है। तो सरकार का क्या टेक आया है इस बारे में आपसे जानना चाहते हैं। और ये जो वरिष्ठ अधिकारी ने इकोनॉमिक टाइम्स को एक अपडेट दिया है वो क्या है? बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है का कोई प्लान नहीं है ऐसा कि वो स्टे करे, कि जो 36% स्टेक वो बोल रहे हैं, जो मान भी गई है वो वोडाफोन आइडिया, कि हम जो है ये चुका नहीं पा रहे हैं इंटरेस्ट को, स्पेक्ट्रम का आउटस्टैंडिंग अमाउंट था। तो अब ऐसा करते हैं कि हम थोड़े तो रहेंगे, लेकिन उसके बाद यदि जब सेटल हो जाएगी, हर चीज स्टेबल हो जाएगी, तो हम विड्रॉ करेंगे। तो ये मजाक में बात जो चल रही थी कि कहाँ पे प्राइवेटाइजेशन का मुद्दा जो था इतना महत्वपूर्ण बन रहा था टेलीकम्युनिकेशन में, और जब स्पेक्ट्रम भी जो है जिस तरह से ऑक्शन उसका होता है, तो प्राइवेट सेक्टर को काफी इन्विटेशन होता है या प्रमोशन होता है। तो ये बात चल रही थी मजाक में कि हम तो सेल आउट कर रहे हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को, और इस बार तो पब्लिक अंडरटेकिंग ने ही, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने ही जो है वोडाफोन का हायर शेयर जो है वो ले लिया है। तो उन्होंने उसी का जवाब दिया है कि भाई हम थोड़े दिन के लिए हैं, ये 36% हमारा है, लेकिन जैसे ही स्टेबल कंडीशन हो जाएगी वोडाफोन आइडिया की, तो हम वहां नहीं रहेंगे और धीरे धीरे ये प्राइवेट बिजनेस चलता रहे टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में, तो वही बेटर है। यानी कि सरकार को इसको वोडाफोन बनाने का कोई इरादा नहीं है, यही आप, सॉरी, इसको बीएसएनएल बनाने का कोई इरादा नहीं है। बिल्कुल, वो बीएसएनएल और एमटीएनएल बनाने का इरादा नहीं है। और हमें ध्यान रखना होगा और दर्शकों से बात भी करनी है इस पॉइंट पे कि देखिए, ये लिबरलाइजेशन का दौर है, तो उसमें सरकारें जो है कम से कम हस्तक्षेप चाहती है, और जितना बाजार आए उतना बेहतर है। तो इस फिलॉसफी के साथ ही चलती है, और इस फिलॉसफी के तहत ये स्टेटमेंट गवर्नमेंट की तरफ से आया है कि जी हम मार्केट में कोई इंटरवेंशन नहीं कर रहे हैं, हम मार्केट को ही प्रमोट कर रहे हैं। ये तो थोड़ा सा उनके आउटस्टैंडिंग थे जो हम बता रहे थे, 16,000 करोड़ रुपया बकाया है हमारा, वो दे नहीं पा रहे हैं। हमने मॉरेटोरियम भी दे रखा है 4 साल का, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो उसको हम रिस्पेक्ट करते हैं, और आप अपना बिजनेस करिए, हम बस जैसे ही आप सेटल होंगे। और इनफैक्ट ये बात चली रही है खासकर कि वोडाफोन आइडिया जो है अपना आईपीओ भी लाना चाह रहा है। तो उसमें ये पॉइंट भी आ रहा है कि जब उनकी सेटल हो जाएंगी चीजें, और इनफैक्ट 5G की बात भी हो रही है कि 5G जो है उसका ऑक्शन भी होने वाला है, तो उसमें मार्केट जो है वो कैप्चर हो सकती है और स्टेबल हो सकती है कंडीशन वोडाफोन आइडिया की। तो जैसे ही करें स्टेबल होगी कंडीशन, वैसे ही गवर्नमेंट जो है वहां से विड्रॉ करना चाहेगी। चलिए, उम्मीद है कि वोडाफोन आइडिया की और पूरे टेलीकॉम इंडस्ट्री की जो कंडीशन है वो स्टेबल होगा और धीरे धीरे अच्छे की ओर को भी जाए। दूसरी खबर चिप से जुड़ी हुई है, सेमीकंडक्टर से जुड़ी हुई है। और सेमीकंडक्टर कम से कम पिछले 3-4 महीनों से, नरेंद्र जी आपको पता ही है, हॉट टॉपिक बना हुआ। और उम्मीद की जा रही है या आशंका की जा रही है कि अगले 6 महीनों तक भी इसके ऐसे ही हॉट बने रहने की संभावना है। सरकार के एस्टिमेट के मुताबिक भारत का सेमीकंडक्टर जो मार्केट है वो 2020 में 1.13 ट्रिलियन रुपये का था, जो कि 2026 में 4.73 ट्रिलियन होने की उम्मीद है। राजीव चंद्रशेखर हैं जो सरकार में मंत्री हैं, उनके मुताबिक भारत जो है सेमीकंडक्टर की डिजाइन, इंजीनियरिंग, रिसर्च में 5-7 सालों में हब बन सकता है। तो मुझे यही पूछना है कि राजीव जी का ये सपना कितना हकीकत पे बेस्ड है और आगे भविष्य क्या कहता है सेमीकंडक्टर को लेके। ये इस सवाल का उत्तर देने से पहले मैं आपको एक बात और भी बताना चाहूंगा। सिद्धार्थ जराबी जी से इस विषय पर बात हुई थी। वो मोहाली में जिस तरीके से एक बार तेजी से हब बन रहा था, इन सब चीजों को, हिस्टोरिकल चीजें बताई थी। वो कह रहे थे कि हमारे जो है कुछ परिवार वाले इस सेक्टर में है, तो हमें इसकी जानकारी है किस तरीके से क्या चल रहा है। तो भविष्य क्या दिखता है आपको सेमीकंडक्टर का और भारत के विकास का?
बिल्कुल, मतलब जहाँ तक एक लेवल पे देखा जाए तो कोविड-19 ने ये तो कर ही दिया है, जो बॉटलनेक आया सेमीकंडक्टर का, और चाइना उतना सप्लाई नहीं कर पा रहा है, और ग्लोबल लेवल पे ही कमी है, उसकी शॉर्टेज है, और इंडिया भी उसको फेस कर रहा है। तो इंडियन गवर्नमेंट का या प्राइवेट सेक्टर का, इवन मल्टीनेशनल कंपनी का स्टांस है कि इंडिया हब बन सकता है। और वो राजीव चंद्रशेखर बिल्कुल बोल रहे हैं कि हम, जो आप रेफरेंस दे रहे हैं कि 20 तक जो है वो हमारा 1.13 ट्रिलियन डॉलर जो था, रुपए जो था, वो वर्थ थी हमारे इस इंडियन सेमीकंडक्टर मार्केट की, और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 4.73 ट्रिलियन रुपए जो है वो हो जाएंगे 2026 तक। उसमें इनफैक्ट गवर्नमेंट ने, हमें याद ही होगा, और इनफैक्ट हम बात भी करते रहे हैं या दर्शकों से शेयर भी कर लें, कि अभी दिसंबर 2021 में 76,000 करोड़ रुपए इसी चीज के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया है। तो 76,000 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट है, जो कि एक तरह से इंसेंटिव दे रहे हैं कि जिस तरह से जितनी चिप का या सेमीकंडक्टर का जितनी डेफिशिएंसी है ग्लोबल लेवल पे, उस लेवल पे इंडियन मार्केट जो है, या इंडिया जो है एज ए हब जो है उभर के आए। तो बड़ा इंसेंटिव है गवर्नमेंट की तरफ से। और सिर्फ गवर्नमेंट ही 76,000 करोड़ रुपया नहीं लगा रही है, बल्कि आप देखिए वेदांता ग्रुप ने भी ये प्रॉमिस किया है कि 5-10 साल के अंतराल में हम लोग भी जो है वो $15 बिलियन जो है इसमें इन्वेस्ट करेंगे। और वेदांता के अलावा टाटा ग्रुप ने ये कहा है कि $300 मिलियन जो है हम भी बात कर रहे हैं, और हम भी जो है चिप असेंबली और टेस्ट यूनिट जो है वो क्रिएट करना चाहते हैं। उसके लिए जमीन खरीदने की कोशिश हो रही है, अलग अलग जो स्टेट से बात कर रहा है टाटा ग्रुप भी। तो कहने का मतलब है, यदि इसको कंक्लूड करें बात को, कि हब के चांसेस हैं, प्रोवाइडेड इसके ये है कि कितना वो क्रिएट हो पाता है। लेकिन गवर्नमेंट बिल्कुल सपोर्ट कर रही है, प्राइवेट सेक्टर बिल्कुल इम्पोर्ट कर रहा है, शॉर्टेज बिल्कुल है। लेकिन ओमिक्रॉन के केस में किस तरह से चीजें डेवलप होगी, वो आने वाले दिनों में पता लगेगा। नरेंद्र जी, एक एक सवाल है, एक उत्सुकता है मेरी, आपसे जानना चाहता हूँ कि जैसे हब इंडिया डेवलप करेगा, अगर फिजिकली कहा जाए तो हब आपको कहाँ होने की उम्मीद है? गुड़गांव में, नोएडा में, या बेंगलुरु में? कहाँ पे उम्मीद लगती है कि अगर चिप अगर डेवलप करता है तो कहाँ पे होगा, या फिर ये स्कैटर्ड रहेगा फिजिकली ये हब? जहां तक देखिए, जो गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर तो इंसेंटिव दिख ही रहे हैं, और अच्छा खासा बिजनेस है, इसमें शॉर्टेज है ग्लोबल लेवल पे। तो बिल्कुल, चाहे वो गुड़गांव हो, नोएडा हो, या पुणे हो, या बेंगलोर हो, या हैदराबाद हो, ये तो इसी के ऊपर डिपेंड करेगा दर्पण, कि कौन सी गवर्नमेंट जो है राज्य सपोर्ट करेगी। जी। और उसमें कई बार ये बात भी चलती है कि डबल इंजन होगा कि नहीं होगा सरकारों का। और यदि डबल इंजन होगा तो ऑब्वियसली कम्प्लीमेंट्री जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट की होगी। लेकिन ये जाहिर सी बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का फोकस है। और उस स्टेटमेंट को समझा जाए जो राजीव चंद्रशेखर बोल रहे हैं, वो तो कह ही रहे हैं कि जी, हम अब ट्रेन जो है उसकी वेलोसिटी दूसरे की ना देखें, मतलब चाइना की वेलोसिटी ना देखेंगे ट्रेन कैसे चल रही है सेमीकंडक्टर की, लेकिन ट्रेन हम अपनी वेलोसिटी को बढ़ाना पड़ेगा। मतलब इसका मतलब ये है कि हमारी जो ग्रोथ है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की, उसको बढ़ाना पड़ेगा, और उसमें गवर्नमेंट भी वचनबद्ध है, और प्राइवेट सेक्टर भी उसमें कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, चाहे वो इंडिया का है चाहे ग्लोबल लेवल पे है ये। लेकिन साथ में एक एनालिसिस में ये जरूर कहना चाहूंगा कि इस डबल इंजन वाली सरकार में कितना सच्चाई में, हकीकत में चीजें हो पाती हैं, कई जगह दिखी भी नहीं है। मतलब यदि ईमानदारी से कहें तो गवर्नमेंट का सच में कंट्रीब्यूशन कितना है, और लेट मी यूज दैट वर्ड, कि कितना वो डाइल्यूट कर देती है रिलीजन कास्ट के इश्यू को लेके, और डाइवर्ट कर देती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अभी देखने में आ रहा है, थोड़ा ही प्रोमिनेंटली बोले, कि कई बार जो है वो जो इशू होते हुए नहीं उनको इशू बनाने की कोशिश होती है। और कहीं ऐसा ना हो कि जो डेवलपमेंटल रियल इश्यूज हैं, इसको सीधे शब्दों में कहें कि विकास के प्रमुख जो प्रश्न हैं, रोजगार, प्रोडक्शन, कैपिटल फॉर्मेशन या कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसमें कि ये भी है, हमारा जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री वाला भी है, क्योंकि उसमें बिल्कुल एक तरह से मौका है भारत के लिए, कि आप जो है ग्लोबल लेवल पे शॉर्टेज हो रखी है कोविड-19 पैंडेमिक में, और यदि डेवलप किया जाए तो इंडस्ट्री भी डेवलप हो सकती है, खासकर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। और साथ में हमारा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, जो बहुत बड़ा यूथ हमारा जो है, इतना चैलेंज अभी बना हुआ है बेरोजगारी का, उसको भी कहीं कहीं एक हद तक वो इसको उसके लिए अच्छी मौका होगा कि कम किया जा सकता है बेरोजगारी, जो खासकर यूथ की जो बेरोजगारी है। तो मतलब आप जैसे अर्थशास्त्री या बाकी भी इस बात से सहमत होंगे मंत्री जी की, कि ट्रेन
चाइना की कितनी तेज गति से चल रही है ये ना देखें, हमारी ट्रेन पे फोकस रखें जो कि डबल इंजन की ट्रेन है। नरेंद्र जी, सही में। और मतलब वो फिर सही बात है। और वो सिर्फ मतलब चुनावी, एक तो चुनावों में भी इस तरह के इश्यूज नहीं दिख रहे हैं, चुनावों में के धर्म के कोई जात के प्रश्न जो है ज्यादा महत्वपूर्ण हो रहे हैं। लेकिन अब नई पीढ़ी को ये इन चीजों को मुझे लगता है पीछे छोड़ना चाहिए। यदि मैं क्रिटिकली और बिल्कुल सीधा बोलूं या जनता से या दर्शकों से बात करें हम लोग कि, और ये जो विकास के असली मुद्दे हैं उन पे आए। और वो आज यूथ जो है, मुझे लगता है, मैं एक रिपोर्ट भी पढ़ रहा था और हम कोट भी करते रहे हैं दर्पण, कि यूथ का बेरोजगारी यहाँ मोर देन 30% है, 34% बेरोजगारी है। तो इस वाली एनर्जी को चैनलाइज करना होगा, ना कि इस तरह के जो बेकार के मुद्दे हैं धर्म और जात के, उसमें फंसाना होगा। बिल्कुल। इस बारे में ज्यादा हमें क्या कहना, युवा जानकार भी होते हैं, थोड़ा पढ़ेंगे और अपनी इन सब बातों को समझेंगे और लोगों को और जो रिस्पॉन्सिबल है उनको सही विषयों पर घेरेंगे। घेर अभी भी रहे हैं लेकिन विषय सही चुनेंगे। तीसरी खबर पर चलते हैं। मनी कंट्रोल की एक खबर है जो हम अन्यथा भी डिस्कस कर रहे थे। कल हमने QES के बारे में डिस्कस किया था नरेंद्र जी, कल या मेरा ख्याल है परसों, क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्वे। उसकी रिपोर्ट के मुताबिक अगर आप 100 वर्कर्स की बात करते हैं तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिसमें 100 से कम एम्प्लॉय है, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की संख्या 91.7 होगी। मनी कंट्रोल कहता है कि 77% फर्म्स ऐसी हैं जहां 40 से कम एम्प्लॉय हैं, और ये संख्या बढ़ जाती है अगर हम देखें कि 100 से कम एम्प्लॉय कितने हैं, कितनी ऑर्गेनाइजेशन है। 92 यानी 92% फर्म्स, यानी कि 100 में से 92 फर्म्स ऐसी हैं जहां पे 100 से कम एम्प्लॉय है। ये डेटा, और इसकी जो हेडिंग है वो ये है, इंडियन इकोनॉमी फुल ऑफ डॉफ्स। तो ये डेटा क्या कहता है और ये चीजें से आपने क्या निष्कर्ष निकाले? इसमें दो प्रमुख बातें हैं। और एक तरह से जो क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्वे है जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर जो है वो देती है, बिल्कुल ये प्रोमिनेंट चीज है और उसको समझने की जरूरत है। पहली बात ये कि बिल्कुल आपने कहा कि 100 से कम जो फर्म्स है, कंपनीज हैं जो नौकरियां दे रही है लोगों को, 100 से कम जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं, उसमें 92% है। मतलब 92% ऐसी कंपनियां हैं, ऐसी फर्म्स हैं जो 100 से कम वहाँ नौकरियां दे रहे हैं, वो नौकरी कर रहे हैं या काम कर रहे हैं, रोजगार है उनके पास। और यदि उसको और आगे बढ़ाएं दर्पण, तो इसमें डेटा में ये भी बताया गया है कि 200 से कम जो लोग काम कर रहे हैं हिंदुस्तान में, वैसी कंपनियां हिंदुस्तान में वो है 96%। मतलब 96% ऐसी कंपनियां जिसमें 200 से कम जो है लोग काम कर रहे हैं। मतलब छोटी छोटी कंपनियां हैं उसमें। यदि हम वर्कर्स का नंबर लें, जो रोजगार देखें कितने लोग वहाँ काम कर रहे हैं, तो वो प्रोमिनेंट है। मैं उसको रिपीट कर दूं, कोई बीच में दर्शक बोल भी रहे थे कि कोई पॉइंट बहुत इकोनॉमिक हो जाता है, तो उसको मैं जितना सिंप्लीफाई हम कर पाए उतना बेहतर है। कि इकोनॉमिक्स बिल्कुल हम इसको खर्चा पानी में, यही हमारा मकसद भी है दर्पण, नहीं कि कितना ईजी रख पाए। तो दोबारा मैं इसको रिपीट कर दूं कि 96%, 96% ऐसी कंपनियां हैं हिंदुस्तान में जिनके पास 200 से कम जो है लोग काम कर रहे हैं। और इसलिए अब आप इसका मतलब ये समझे कि 4% ऐसी कंपनियां हैं जो जहां 200 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। तो बिल्कुल इसका मतलब कि बड़ी कंपनियों की संख्या रोजगार के रेफरेंस में बहुत कम है हिंदुस्तान में, जो कहीं ना कहीं बेरोजगारी को रिफ्लेक्ट भी कर रहा है। या एक तरह से कहें कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की ग्रोथ को कम दिखा रहा है कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं हैं जो नौकरियां ज्यादा दें, वो छोटी छोटी कंपनियां। इस कारण से वहां पे एक्सप्लोटेशन बहुत तेजी से बढ़ता है। वहाँ एक तरह से आप समझिए कि वहां पे मजदूरी कम होती है, वहां पे जो वर्किंग कंडीशन है पुअर होती है। इसीलिए भारतीय सरकार एक कानून लाई है जिसको लेबर रिफॉर्म्स कह रहे हैं। उन लेबर रिफॉर्म में एक इंडस्ट्रियल रेगुलेशन जो है कोड है, इंडस्ट्रियल रेगुलेशन कोड, उसमें साफ कहा गया दर्पण कि आपकी पास यदि 300 से कम 300 से कम लोग काम कर रहे हैं, कंपनी को ये कहा गया है इंडस्ट्रियल रेगुलेशन कोड के तहत, 300 से कम यदि लोग काम कर रहे हैं तो आप कभी भी किसी व्यक्ति को अपनी नौकरी से निकाल सकते हैं। ये इसे लिंक करना पड़ेगा। यानी कि 100 में से यदि 96 जो कंपनियां हैं उनके पास यदि 200 से कम नौकरी करने वाले हैं या काम करने वाले हैं, और यदि कानून ऐसा बन रखा है कि 300 से कम
200 तो आप छोड़ दीजिए, 300 से कम, यानी कि 98% हम कह लें, 98% कंपनी ऐसे हैं जो 300 से कम उनके पास लोग हैं। तो 300 से कम यदि लोग हैं, इसका मतलब आप कभी भी हायर एंड फायर पॉलिसी ला सकते हैं। ये नए लेबर लॉ में कहा गया है, ये बहुत क्रिटिकल है। इसलिए इस डेटा से हमें ये बात निकालनी चाहिए, ये जो कानून है, एक ऑलरेडी जो है हिंदुस्तान बेरोजगारी को झेल रहा है, यूथ की बेरोजगारी को झेल रहा है, महिलाओं की बेरोजगारी को झेल रहा है, ओमिक्रॉन से और परिस्थितियां खराब होने वाली हैं। और आप ये हमें एक तरह से डेटा ये बताता है, दर्शकों को ये समझना चाहिए कि अब यदि कानून आपने ये बना दिया कि 300 से कम जो है जहां पे भी काम कर रहे हैं लोग, मान लीजिए मेरी कंपनी में 250 लोग हैं, तो मैं किसी को भी किसी समय में भी मतलब उसको नौकरी से निकाल सकता हूँ। ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग पॉइंट है। इसलिए इस डेटा को सरकार को ऐसे समझना चाहिए कि आप ये जो लॉ ला रहे हैं, इंडस्ट्रियल रेगुलेशन कोड जो है, इसको आप रीथिंक करिए, और ये आपने हमने जो 300 की लिमिट बना दी है वर्कर की, उसको जो एक तरह से कम करिए। कम करेंगे तो कम से कम जो एक तरह से श्रमिकों का, मजदूरों का जो शोषण हो रहा है, और खासकर इस कानून से और ज्यादा होगा, और आप जो है एम्प्लॉयर को या कंपनी को ज्यादा आप टीथ दे रहे हैं या वो मजबूत कर रहे हैं, तो उससे जो है कहीं ना कहीं उनका शोषण और बढ़ेगा। तो शोषण को यदि रोकना है तो इस कानून को कहीं ना कहीं बदलना होगा, नहीं तो ये एक तरह से डेटा से लिंक करते हुए हम समझा रहे हैं कि ये इसको रीथिंक करने की जरूरत है सरकार को। जी बिल्कुल, जो आपने 300 एम्प्लॉइज वाली बात की थी उसके बारे में एक्सप्लेनर भी किया था, पहले भी शेयर किया है, और आज भी हम डिस्क्रिप्शन में उस एक्सप्लेनर को शेयर कर देंगे। जो आपने एसोसिएशन बताया वो कमाल का भी है और आंखें खोलने वाला भी है कि अब उन ऑर्गेनाइजेशंस में, यानी कि अगर 96% तो 200 से कम है, मान लेते हैं 98% ऑर्गेनाइजेशंस में जॉब सिक्योरिटी, चाहे वो संगठित ऑर्गेनाइजेशन हो, क्षेत्र से आती हो, चाहे वो असंगठित क्षेत्र से आती हो, जॉब सिक्योरिटी 0 हो जाएगी अगर जो 3 लेबर लॉज या जो 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 प्रपोज्ड हैं वो आते हैं। नवीन जी, अगर इसको सम अप किया जाए तो ऐसा कहा जा सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, आपने अच्छे से बोल दिया कि ये जो श्रम सुधार कानून जो बनाए गए हैं, उसमें यदि इस तरह की बात आ रही है कि हायर एंड फायर पॉलिसी जो है, कंपनी को आप ज्यादा हाथ दे रहे हैं एक्सप्लॉइट करने के लिए, तो मुझे लगता है उसको रीथिंक करना चाहिए। ऑलरेडी हम बेरोजगारी की समस्या को झेल रहे हैं, और युवा वर्ग जो है बहुत तेजी से झेल रहा है, और यदि उनको चैनलाइज एनर्जी को नहीं किया जाएगा तो वो बिल्कुल, जो एक प्राइम मिनिस्टर भी बात बोल रहे थे ना कि क्रिप्टो करेंसी से अपराध बढ़ जाएंगे, तो आप मानिए कि क्रिप्टो करेंसी से अपराध जितने बढ़े या ना बढ़े वो दूसरी बात है, लेकिन आप इस तरह के रोजगार बेरोजगारी को, युवा की बेरोजगारी को, उसकी एनर्जी को चैनलाइज नहीं करेंगे और इस तरह के कानून लाएंगे, तो अपराधों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और फिर इस तरह के धर्म और जात के प्रश्न जो है वो अननेसेसरली महत्वपूर्ण हो जाएंगे, और वो डेंजरस होगा इकोनॉमी के लिए भी और सोसाइटी के लिए भी। तो क्रिप्टो करेंसी से अपराध बढ़े ना बढ़े, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे जो कि नेपथ्य में होने चाहिए या होने ही नहीं चाहिए, आजकल मंच में हैं, जिनसे अपराध बढ़ने की संभावनाएं ज्यादा हैं। तो सरकार को और संबंधित अधिकारियों को, संबंधित लोगों को इस पर जरूर ध्यान देना चाहिए। शुक्रिया नरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत, और दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि वो हमारे खर्चा पानी को पसंद करते हैं, टिप्पणी करते हैं, उसी के अनुसार हम इसको मॉडिफाई अपडेट करते रहते हैं।